हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपके अपने चैनल सिद्धू गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की क्लास में हम जो CET 12th लेवल 2023 में एग्ज़ाम हुआ था इसका उसको डिस्कस करेंगे कि उस एग्ज़ाम में किन किन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। उससे क्या हमें एक जरिया मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा किन किन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम हमारी तैयारी आगे जारी रखेंगे। देखो, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 6 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। कितनी हमारे कुल मिला के 6 पारियों में हमारा एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, जिसमें जो इतिहास एवं कला संस्कृति के हैं कुल मिला के फर्स्ट शिफ्ट में 15 प्रश्न पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में 16 प्रश्न पूछे गए थे, तीसरी शिफ्ट में 16 प्रश्न पूछे गए थे, चौथी शिफ्ट में 15 प्रश्न पूछे गए थे, पांचवी शिफ्ट में 14 प्रश्न पूछे गए थे और छठी शिफ्ट में 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति है उसमें कुल मिला के 14 से 16 के बीच में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी भी मानकर चलते हैं कि लगभग 15 प्रश्न हमें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था है उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में 10 प्रश्न पूछे थे उन्होंने, दूसरी शिफ्ट में 10 प्रश्न पूछे थे, तीसरी शिफ्ट में उन्होंने 10 प्रश्न पूछे थे। उसके बाद चौथी शिफ्ट में उन्होंने एक प्रश्न कम कर दिया था, उन्होंने 9 प्रश्न पूछे थे। उसके बाद पांचवी शिफ्ट में उन्होंने 11 प्रश्न पूछे थे। उसके बाद छठी शिफ्ट में उन्होंने 9 प्रश्न पूछे थे। तो कुल मिलाकर एवरेज इसका मान लें तो 9 से 10 या 11, 9, 10, 11 के बीच में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी हम मान के चलते हैं कि राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था है उसमें से हम मान के चलते हैं कि 10 प्रश्न हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिल सकते हैं। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने 8 प्रश्न देख दिए थे, दूसरी शिफ्ट में उन्हें 8 प्रश्न मिले थे, तीसरी शिफ्ट में हमें 9 प्रश्न देखने को मिले थे, चौथी शिफ्ट में हमें 12 प्रश्न देखने को मिले थे, पांचवी शिफ्ट में हमें 10 प्रश्न देखने को मिले थे और छठी शिफ्ट में हमें 11 प्रश्न देखने को मिले थे। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि ये कुल मिला के 8 से 12 के बीच में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है यानी राजस्थान की जो पॉलिटी है उसमें कुल मिला के 10 प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। और इंडिया जी के है, इंडियन की जो इंडियन हिस्ट्री है और इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब भारत का इतिहास और भारत की अर्थव्यवस्था हमें इस एग्ज़ाम में नहीं पढ़नी है। इसमें कुल मिला के भूगोल और राज्य व्यवस्था हमें पढ़नी है। तो जो इंडियन राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में हमें 4 प्रश्न देखने को मिले थे, दूसरी शिफ्ट में हमें 8 प्रश्न देखने को मिले थे, तीसरी शिफ्ट में हमें 7 प्रश्न देखने को मिले थे, चौथी शिफ्ट में हमें 7 प्रश्न देखने को मिले थे। उसके बाद पांचवी शिफ्ट में हमें 9 प्रश्न देखने को मिले थे और छठी शिफ्ट में उन्होंने बढ़ाकर 12 प्रश्न कर दिए थे, तो हमें 12 प्रश्न देखने को मिले थे। तो उन्होंने सबसे पहले ही सिर्फ 4 प्रश्न दिए थे, उसके बाद दूसरी शिफ्ट से उन्होंने प्रश्न ज़्यादा कर दिए। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चले कि जो राजस्थान की इंडियन पॉलिटी है उसमें हम मान के चले कि अभी लगभग 8 से 9 प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो भूगोल है, भारत का जो भूगोल है उसमें पहली शिफ्ट में उन्होंने 10 प्रश्न दिए थे, दूसरी शिफ्ट में उन्होंने 8 प्रश्न दिए थे, तीसरी शिफ्ट में 9 प्रश्न देखने को मिले, चौथी शिफ्ट में 9 प्रश्न देखने को मिले, पांचवी शिफ्ट में 8 प्रश्न देखने को मिले और छठी शिफ्ट में हमें 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में उन्होंने छठी शिफ्ट में प्रश्न बढ़ा दिए भारत के भूगोल के। तो इस बार भी हम मान के चलते हैं कि 9 से लगाकर 10 के बीच में हमें भारत का भूगोल इसमें हमें प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए और हमसे जुड़े रहिए। हम हमारी क्लासें आगे लेकर आ रहे हैं आपके लिए। इसमें जो सबसे बड़ा महत्व जो रहा है वो है विज्ञान का, क्योंकि विज्ञान के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और इस एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा विज्ञान का महत्व रहेगा, इसलिए विज्ञान को सीरियस मत लेना। देखो, फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने 20 प्रश्न पूछे विज्ञान के, दूसरी शिफ्ट में 24 पूछ दिए, उसके बाद तीसरी शिफ्ट में 22 प्रश्न देखने को मिले, चौथी शिफ्ट में 19 प्रश्न देखने को मिले,
पांचवी शिफ्ट में 21 प्रश्न देखने को मिले और छठी शिफ्ट में हमें 20 प्रश्न देखने को मिले। तो कुल मिलाकर हमें 20 से ज़्यादा, सिर्फ हमें चौथी शिफ्ट में 19 प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा प्रश्न ही देखने को मिले हैं। तो इस बार भी ऑन एन एवरेज हम मान के चले कि विज्ञान है उसमें हमें 20 से 22 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं 12th लेवल सीईटी एग्जाम में। इसलिए विज्ञान को सीरियस मत लेना। विज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, पर क्या एक बार पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा महत्व है वो विज्ञान का इसमें ज़्यादा है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, इसके बाद जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। देखो, पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें जो पहली शिफ्ट में उन्होंने 18 प्रश्न पूछ दिए थे, उसके बाद 23 प्रश्न सेकंड शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में 15 प्रश्न पूछे, चौथी शिफ्ट में भी 15 प्रश्न पूछे, पांचवी शिफ्ट में उन्होंने 14 प्रश्न पूछे और छठी शिफ्ट में हमें 13 प्रश्न देखने को मिले। तो जो करंट अफेयर्स है उसमें हमें ऑन एन एवरेज हमें 18 से, ये मान लो उन्होंने पांचवी शिफ्ट में उन्होंने 14 प्रश्न पूछे हैं और लास्ट में छठी शिफ्ट में उन्होंने 13 प्रश्न पूछ दिए हैं। तो इस बार कुल मिला के हम मान के चलते हैं कि जो हमारे सीईटी का एग्जाम है इसमें करंट अफेयर्स मान के चले कि 17 से 18 प्रश्न हमें करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं। और जो हिंदी है उसके बाद हिंदी में फर्स्ट शिफ्ट में हमें 13 प्रश्न देखने को मिले, दूसरी शिफ्ट में हमें 10 प्रश्न देखने को मिले, तीसरी शिफ्ट में 12 प्रश्न देखने को मिले, चौथी शिफ्ट में 11 प्रश्न देखने को मिले, पांचवी शिफ्ट में 12 प्रश्न देखने को मिले और छठी शिफ्ट में 11 प्रश्न देखने को मिले। तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि अभी जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसमें हिंदी के 10 प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ 10 प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड का जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसके हिसाब से जो पेपर दे रहा है अधीनस्थ बोर्ड, उसके हिसाब से यही पैटर्न रह सकता है। उसके बाद इंग्लिश, जो इंग्लिश है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने 13 प्रश्न पूछ दिए, उसके बाद जस्ट कम कर दिया 9 प्रश्न पूछे, फिर तीसरी शिफ्ट में उन्होंने 10 प्रश्न पूछे, फिर चौथी शिफ्ट में उन्होंने 10 पूछे, उसके बाद पांचवी शिफ्ट में उन्होंने ज़्यादा कर दिया और 18 प्रश्न पूछ दिए, उसके बाद छठी शिफ्ट में 12 प्रश्न पूछे। तो मान के चलते हैं कि ये इंग्लिश में कहीं ज़्यादा भी प्रश्न पूछ रहे हैं और किसी शिफ्ट में कम भी प्रश्न पूछे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज 9 से 10 प्रश्न हमें कितने 9 से 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इंग्लिश से। उसके बाद देखो, इसमें मैथ्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैथ्स में भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं 18 से 20 तक तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने 20 प्रश्न पूछ दिए, उसके बाद 18 प्रश्न पूछ दिए, तीसरी शिफ्ट में उन्होंने 17 प्रश्न पूछ दिए, उसके बाद चौथी शिफ्ट में उन्होंने 16 प्रश्न, फिर पांचवी शिफ्ट में 14 प्रश्न और छठी शिफ्ट में 18 प्रश्न। तो जो मैथ्स है उसमें सबसे ओनली फॉर पांचवी शिफ्ट में उन्होंने 14 प्रश्न पूछे हैं, इसके बाद तो उन्होंने 16, 17, 18 या 20 प्रश्न पूछे ही है। तो इस बार भी हम मान के चलते हैं कि 18 से 19 प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं मैथ्स के। इसलिए मैथ्स को भी हल्के में मत लेना। मैथ्स में ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, एक बार आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है रीजनिंग। देखो, रीजनिंग का है पर बहुत कम, क्योंकि देखो फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने 6 प्रश्न पूछे, उसके बाद 12, मतलब जस्ट डबल कर दिया दूसरी शिफ्ट में। उसके बाद तीसरी शिफ्ट में उन्होंने 10 प्रश्न पूछे, चौथी शिफ्ट में उन्होंने 11 प्रश्न पूछे, पांचवी शिफ्ट में उन्होंने 12 प्रश्न पूछे और छठी शिफ्ट में उन्होंने 8 प्रश्न पूछे। तो ये इनका पैटर्न चल रहा है। तो उसके हिसाब से जो रीजनिंग है उसमें हमारे जो अभी जो एग्जाम आने वाला है उसमें हम रीजनिंग में लगभग मान के चलते हैं कि 9 से 10 प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं रीजनिंग के। 9 से 10 प्रश्न हमें रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीईटी के एग्जाम में। तो देखो, कंप्यूटर के जो प्रश्न है वो फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने 10 प्रश्न पूछे, सेकंड शिफ्ट में 12 प्रश्न पूछे, तीसरी शिफ्ट में उन्होंने 10 प्रश्न पूछे, चौथी शिफ्ट में उन्होंने 11 प्रश्न पूछे, उसके बाद पांचवी शिफ्ट में बहुत कम कर दिए, 4 प्रश्न ही पूछे, उसके बाद छठी शिफ्ट में उन्होंने वापिस 8 प्रश्न पूछे। तो कुल मिला के ये 8 से 10, 12, 11 के बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं।
ओनली फॉर 5वीं शिफ्ट में उन्होंने 4 प्रश्न पूछे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर के जो सिलेबस है उसमें सीईटी के एग्ज़ाम में हमें कुल मिला के 9 से 10 प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके है, कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उससे हमें फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्न देखने को मिले। उसके बाद दूसरी शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिले। इसमें बहुत कम प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसको आप छोड़ भी सकते हो और लगा भी सकते हो। बट ये क्या कि अभी ज़्यादा एग्ज़ाम के बीच में ज़्यादा समय रहा नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हो, इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सब्जेक्ट मैं क्लियर करवाऊँगा और आगे क्लास में मैं बताऊँगा, आप बने रहिएगा। और जो तीसरी शिफ्ट में उन्होंने 5 प्रश्न पूछे, चौथी शिफ्ट में उन्होंने 4 प्रश्न पूछे, और 5वीं शिफ्ट में उन्होंने 3 प्रश्न पूछे, और छठी शिफ्ट में उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। तो ये स्टैटिक जीके उसमें से बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको आप छोड़ सकते हो। ओके अभी सभी देखो, अब मैं आपको जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसका थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ कि सीईटी के एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। देखो, सीईटी का जो पेपर आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें कुल मिला के अपने जो पेपर है उसमें कुल मिला के एक प्रश्न के 5 विकल्प मिलेंगे आपको। अगर आपको 5 विकल्प मिलेंगे, बट अभी क्या है, सीईटी पहले क्या है कि अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी के एग्ज़ाम में अपने नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी थी, बट क्या उन्होंने वापस हटा दी है। तो कुल मिला के हमें एक ही विकल्प के हमें 5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें हमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में 5वें विकल्प को नहीं चुनना है, क्योंकि 5वां विकल्प हमें उसमें लिखा होगा कि इसमें से कुछ नहीं, या हमें नहीं आने की स्थिति में हमें 5वां विकल्प भरना होता है। बट क्या है कि हमें भले प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग इसलिए है नहीं, इसलिए हमें 5वें विकल्प को छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप 5वां विकल्प भरते हो तो ये आपकी सरासर गलती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें 5वें विकल्प को इसलिए नहीं भरना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस के 4 जो विकल्प है उसमें से ही उत्तर होगा, क्योंकि 5वां तो होगा ही नहीं। इसलिए 5वें विकल्प को आपको छेड़ना नहीं है, वो ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद 4 जो हैं उसमें अगर आपको उत्तर आ रहा है तो उसको टिक करिए, अगर नहीं आ रहा है, अगर तुक्का मार रहे हो तो तुक्का भी अच्छे से मारो। और मैं आपको तुक्का मारने की जो ट्रिक बताता हूँ वो ऐसे बताता हूँ कि देखो, उसमें जो प्रश्न है उसके 4 विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें से क्या मतलब 5 विकल्प मिलेंगे, पर 5वां विकल्प आपको भरना नहीं है, इसलिए 4 विकल्प मान के चलते हैं। तो 4 विकल्प हैं, ठीक है। उसमें जो प्रश्न है उसमें से 2 ऐसे विकल्प होंगे वो तो उस प्रश्न से मिलते ही नहीं होंगे, वो अलग ही होंगे, आपको पता ही चल जाएगा कि इस प्रश्न का ये उत्तर हो ही नहीं सकता कुल मिला के। तो उसके बाद दो अपने 2 विकल्प रहे, तो देखो अब 2 विकल्प रहे, उसके बाद सोचना कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। पर सबसे पहले 90 से 80 से 90% उत्तर वही सही होता है जिसमें जिसमें आपका हाथ पहले गया हो। तो जिस उत्तर भी जिस दो अपने 2 विकल्प रहे हैं उसमें किसी भी विकल्प पर आपके सॉरी हाथ पहले जाता है या आपका मन पहले जिसको कहता है कि ये हो सकता है यूं, तो उसी को चुनना, क्योंकि 80 से 90% चांस होते हैं कि वही उत्तर होता है, क्योंकि वो अपना दिमाग और अपना जो मन होता है, अपना जो हाथ होता है, वो उसी प्रश्न उत्तर पे हाथ रखता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो प्रश्न अपने को देखने को मिला होता है बट याद नहीं आता है। इसलिए आप तुक्का मारो तो ऐसे मारना, अगर आ रहे हो तो ठीक, और 5वें विकल्प को आपको भरना नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और देखो, हमारे जो मैंने जो क्लासें ली थी 7 से 8 क्लासें ही इस बार ग्रेजुएशन लेवल के लिए ली थी, और हमें 7 से 8 क्लास में ही हमें 15 से 16 राजस्थान जीके के 15 से 16 प्रश्न हमारी क्लास से हूबहू छपे थे। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आऊँगा जिसमें अपने जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी हमारे 7 से 8 क्लासें मैंने ली थी यूट्यूब पर फ्री, उसमें से 15 से 16 प्रश्न हूबहू छपे थे, और उसकी क्लास में आपको लाइव प्रूफ में बताऊंगा और स्क्रीनशॉट करके आपको इस क्लास में बताऊंगा कि हूबहू अपने प्रश्न देखने को मिले थे। और जो अपनी अभी हम अब आगे हम करने जा रहे हैं सीईटी के लिए, अब
बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपको मैं बता दूं, हम प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें भी आपको हूबहू छपेंगे प्रश्न, और जो प्रश्न छपेंगे और जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा और आप पढ़ोगे, उसमें से जो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको मैं एग्जाम होने के बाद लाइव प्रूफ बताऊंगा कि जो हूबहू छपे होंगे वो मैं आपको हूबहू बताऊंगा। 100% हूबहू छपेंगे, और जो ग्रेजुएशन लेवल में हूबहू छपे हैं वो आपको मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, उसमें बता दूंगा ये 15 से 16 प्रश्न ओनली फॉर 7 से 8 क्लास में 15 से 16 प्रश्न हमें छपे थे, और अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ राजस्थान जी के और विज्ञान के। और दूसरे सब्जेक्ट के क्या है कि देखते हैं, और अगर हो सकते हो तो लाऊंगा, और दूसरे टीचर अगर आ जाए तो फिर लाऊंगा, बट अभी जो सब्जेक्ट है इसमें से आपको हूबहू छपने को देखने को मिलेंगे। अभी तैयारी बड़ी करने की है ही नहीं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट लगाने का समय रहा है। जो तैयारी करने की थी वो चली गई, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो, और मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि और बेल आइकन वाले प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या नई क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि देखो, जो मुझे अनुभव है, और मैंने जो ऐसे ऐसे नोट्स बनाए, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए हैं कि प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। आप हमारे साथ बने रहिए, और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, और जो आपका एग्जाम आने वाला है इसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, जिससे क्या है कि आप मैं जो क्लास चालू करूँगा, हमारी जो क्लास है आपको बता दूँ, जो क्लास चलेगी वो हमारी रात को 8 बजे चालू होगी। 8 से 9 के बीच में 1 घंटा हमारी क्लास होगी, और 1 घंटे में आज हमारी हो गई है कुल, आज हमारे जो समय है, जैसे आज हमारी डेट हो गई है 8 तारीख, वो 8 से और हमारे एग्ज़ाम के बीच में ज़्यादा समय रहा नहीं है, तो हम एग्ज़ाम तक हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और उन प्रैक्टिस सेट से ही आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, देखो, हमें ज़्यादा अंक प्राप्त करने ही नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा गया है कि जनरल वालों के लिए 60% लाने हैं, उन्होंने 14% लाने हैं, मतलब 40% जनरल वाले को लाने हैं, और ST SC वाले को सिर्फ 35% लाने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूं कि आपको 40% यानी 120 प्रश्न प्राप्त करने हैं जनरल वाले को। 300 में से 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से जनरल वाले को 120 नंबर लाने हैं, और ST SC वालों को 105 प्रश्न लाने हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको प्रश्न कितने राइट करने हैं। देखो, जनरल वाले हैं उन्हें कुल मिलाकर 60 प्रश्न राइट करने हैं, और ST SC वाले हैं उन्हें कुल मिलाकर अपने 52 से 53 प्रश्न, 53 या 54 प्रश्न मान लेते हैं, बट 55 प्रश्न मान लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज 55 प्रश्न आपको राइट करने हैं, और जनरल वालों को 60 प्रश्न राइट करने हैं। ये सिर्फ हमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ही है एक समान पात्रता परीक्षा, हमें ओनली फॉर इसमें इस परीक्षा को पास करना है। उसके बाद जो अदर एग्जाम है उसमें हम बैठ सकते हैं, इसमें फिक्स है। उसके बाद कोई भी, सिर्फ आप अगर 35% ST SC वाले ला लो, या फिर जनरल वाले 60% ला लो, आप दूसरे एग्जाम में, अदर एग्जाम में बैठ जाओगे। और ये जो आप एग्जाम में जो प्रश्न और ये इतना परसेंटेज कैसे प्राप्त करोगे, तो वो हमसे जुड़े रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे। और जिसने भी हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमारी नई क्लास की जो क्लास की PDF होती है, जो करंट अफेयर्स की PDF होती है, हर मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। इसलिए जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और कल से हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे, और आप प्रैक्टिस सेट लेना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।